दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 8 जून का करंट अफेयर्स हम लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि 8 जून का इतिहास क्या है। जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो बाकी ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम्स के लिए जो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चैनल का लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, 1948 में आज के दिन यानी 8 जून के दिन भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई यात्रा शुरू की थी। 1948 में पहली विमान सेवा एयर इंडिया। देखिए, इंडिया में जो जहाज़ उड़ते हैं वो इंडियन एयरलाइंस होते हैं, और जब इंडिया से बाहर जाते हैं, विदेश के होते हैं, तो वो एयर इंडिया होते हैं। ठीक है, मुझे आप ये पहले दो तीन चीज़ें बताइए कि पहला जहाज जो लाइसेंस का जो मिला जहाज़ उड़ाने का, वो किसको मिला था। ये कई बार पूछा भी गया हुआ है कि पहला लाइसेंस किसको मिला, इंडियन को मिला जिसने जहाज़ उड़ाया। ठीक है, और ये जो एयर इंडिया थी, ये इंडियन एयर थी, इससे पहले इस कंपनी का नाम क्या था। इंडिया ने उस कंपनी को परचेज़ किया था और नेशनलाइजेशन किया था, उसको अब एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया था। ये तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी मुझे अब ये बताइए कि जो जहाज़ होते हैं जो उड़ते हैं, जो एग्जाम पीसीएस में पूछा भी गया है, वो कौन से स्फीयर में होते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, एक ट्रोपोस्फीयर होता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर होता है। तो कौन से स्फीयर में जहाज उड़ते हैं और क्यों उड़ते हैं, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जहाज से जुड़ा हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी इसमें जर्मनी के आविष्कारक कैम्ब्रिज ने माचिस बनाई। माचिस में कौन सी केमिकल यूज़ होता है, एग्जाम पूछा गया है, माचिस में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब सवाल पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च करो। तो पीडीएफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन जो इससे जुड़े हुए सवाल हैं वो आपको खुद ढूंढने हैं। ठीक है, बाकी 2013 में आज के दिन अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हरा के फ्रेंच ओपन जीता। देखिए, कई बार एग्जाम में आता है फ्रेंच ओपन टेनिस से जुड़ा हुआ कि टेनिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। और कई बार पूछा गया कि इसमें किसने जीता, कौन हारा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब ये एग्ज़ाम आने वाला हो तो उससे 5-6 महीने पहले कौन सा टूर्नामेंट हुआ है तो उसकी और किसने जीता है, तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील ने पहली बार वर्ल्ड ओशन डे मनाया था 1992 में। 1992 में एक चीज़ और हुई थी ब्राज़ील के रियो में हुई थी। क्या हुआ था मुझे बता दीजिएगा, रियो में 1992 के अंदर। बाकी कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 21 बिलियन डॉलर जो है वो देंगे लगभग G20 देश कोविड-19 से लड़ने के लिए। G20 देश, ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 इसमें अमूमन क्या होता है कि जो टॉप 20 इकनॉमी होती हैं वर्ल्ड की, इसमें आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी डेवलप कंट्रीज़ में हो गया अमेरिका, हो गया यूएस, हो गया स्विट्ज़रलैंड वगैरह हो गया ये, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया, ब्राज़ील, ये कंट्री, ये सब मिलकर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर व्यापार करना आसान हो, या जो दिक्कतें जो आ रही हैं डेवलप कंट्रीज़ की अलग होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अलग होती है, तो किस तरह से उसको टैकल किया जाए, किस तरह से व्यापार आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन किया जाए और किस तरह से तरक्की की जाए, मिल के तरक्की की जाए। तो G20 का ज़्यादा प्रभाव है बनस्पत बाकी जो G4, G7 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 70% से ज़्यादा जो वर्ल्ड इकनॉमी है और वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो G20 कवर कर लेता है। ठीक है, तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए, इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि जो G20 की समिट होती है वो उस साल, जिस साल भी आप एग्ज़ाम दोगे, उस साल कहाँ पे हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए G20 के बारे में। अमूमन देश के बारे में तो पूछते नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। दूसरा, कुछ और भी जी नाम से आपके ग्रुप हैं, जैसे कि G4 है। G4 में कौन कौन है, G7 है, G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। G7 बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। G7 में इंडिया को ज्वाइन करने की बात चल रही है। इंडिया अभी तक G7 में नहीं है, ग्रुप ऑफ 7 में नहीं है। उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, जापान भी इसके अंदर है। तो G20 G7 में अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि G7 के अंदर हमें इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को डालना चाहिए। तो मेंस का सवाल बनता है यहाँ पर कि अगर G7 में अगर इंडिया आता है तो अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया का, और अगर इंडिया आता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया
क्या कर सकता है या कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है दुनिया के ऊपर, ये मेंस का सवाल है, प्री में नहीं है। प्री में से भी पूछ लेगा कि यार कौन से किस ग्रुप में इंडिया हिस्सा है, कि G20 डाल देगा, G10 डाल देगा, G7 डाल देगा। अब बोलेगा कि बताओ इंडिया इसमें से कौन किस ग्रुप का हिस्सा है या किसका नहीं हिस्सा है। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका हिस्सा है कि नहीं है। जैसे इंडिया सार्क का हिस्सा है कि नहीं है, बिम्स्टेक का हिस्सा है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए। बिम्स्टेक का भी हिस्सा है, सार्क का हिस्सा भी है। आपको आसियान कंट्रीज़ होती हैं, क्या इंडिया उसका हिस्सा है या नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यही सब सवाल पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। भारत AFC महिला कप की मेज़बानी करेगा। देखिए AFC, ठीक है, AFC जो होता है वो एशिया का फुटबॉल कप होता है और इसमें एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एशिया कप में एशियन कंट्रीज़ होती हैं और इंडिया जो है महिला का जो वुमेन फुटबॉल होता है AFC का, वो उसको होस्ट करेगा 2022 के लिए, ठीक है। तो ये राइट्स मिल गए हैं, तो 2022 में इंडिया के अंदर ये फुटबॉल होगा। AFC फुटबॉल बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हर बस में क्वालिफाई कर रहा था, इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुषों ने कब AFC कप को क्वालिफाई किया, जीतना तो बहुत दूर की बात है, क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार क्या इंडिया ने AFC में इंडिया ने क्वालिफाई किया कि नहीं किया, ठीक है। बाकी आज का सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, तो IRCTC का तात्पर्य क्या है, तो जैसे कि इसमें है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, ये IRCTC का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये रेलवे का जब टिकट वगैरह बुक कराते हैं तो दोस्तों आप देखा होगा तो IRCTC के आप वेबसाइट से जाके ही आप टिकट अपना बुक कराते हो। IRCTC का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए प्राइवेट ट्रेन चली है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेन चली, उसको जो रन करा है वो IRCTC ने रन किया है, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट ट्रेन चल रही है उसको IRCTC ने मैनेजमेंट कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस ट्रेन का नाम तेजस है। तेजस प्राइवेट ट्रेन है। जो रूट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सरकार का इस्तेमाल करेगी, बट उसका जो मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ऑन बोर्ड मैनेजमेंट। ऑन बोर्ड का मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ट्रेन के अंदर यात्री पहुँचते हैं वहाँ पर आके लोग जो उनका मैनेजमेंट है उनको देखना, उनको सवारी को हैंडल करना, तो वो काम जो होगा IRCTC करेगी, ठीक है। ये पहली ट्रेन हिंदुस्तान की एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लागू करेगी कि प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आता है रेलवे के अंदर तो क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। बाकी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन सिर्फ आपको तारापुर जानना नहीं है, आपको जितने भी एटॉमिक स्टेशन हैं हिंदुस्तान में अंदर पावर स्टेशन वो सब जानने हैं। जैसे कि नेरोरा हो गया, ठीक है, बाकी चीज़ें हो गई। तो नेरोरा जो है वो यूपी के अंदर है, तो आप 8-10 जो है वो आपको जैसे जैतपुर है, जैतपुर कहाँ है वो महाराष्ट्र में आता है। इस तरह से आपको सभी जो पावर स्टेशन हैं उनको जाना है। अच्छा, अगर हम मीन्स की बात करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी को कंसिडर किया जाता है कि सेफेस्ट या क्लीनेस्ट फ्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि उस जो एटॉमिक एनर्जी के अंदर उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। मेंस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो सवाल आ सकता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बढ़ाना चाहिए बिल्कुल। अगर जितनी लाइट पैदा होगी उस हिसाब से तरक्की होती है, क्योंकि जितना भी व्यापार है, जितना भी प्रोडक्शन है वो उसके लिए लाइट चाहिए होती है। हाइड्रो पावर स्टेशन हम यूज़ करते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं, हम विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, तो कई तरह के माध्यम से यूज़ करते हैं। तो आपको तो पहले तो ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो किस माध्यम से हो रही है, क्या वो हाइड्रो से हो रही है, क्या वो थर्मो से हो रही है, क्या वो आपका न्यूक्लियर से हो रही है, तो आपको ये पता होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा भी है। तो थर्मल पावर प्लांट्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बिजली पैदा होती है, यानी कि कोयला जलाया जाता है, उस कोयले जलाने से पानी जो होता है उसको बॉयल किया जाता है, उसके बाद टरबाइन घुमाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उसको थर्मल पावर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको 2-4 चीज़ें याद हैं, वो करना पड़ेगा कि पहले तो आपको जितने एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन हैं वो आप सबको पता होना चाहिए, कहाँ रिएक्टर्स हैं ये पता होना चाहिए आपको, ये आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा भी गया था। और मेंस की बात करते हैं तो जो ये हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी, तो इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री, चूँकि ये केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, न्यूक्लियस, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है आपको, क्योंकि सवाल पूछा भी गया था कि अगर एक न्यूक्लियर फिज़न होता है तो पहले तो न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर फिज़न हो रहा है तो क्या बन रहा है, क्या किससे क्या बन रहा है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे कई सवाल निकल आते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ध्वनिक यानी कि ऑस्टिक्स
किसका अध्ययन है, ऑस्टिक का मतलब समझ आएगी कि ध्वनि का, साउंड का ये स्टडी है। एंडोस्कोपी अंदर से शरीर के अंदरूनी भाग पे होता है। तो कई बार एक बार मेंस में सवाल आया भी था कि एंडोस्कोपी से क्या होता है। एंडोस्कोपी से पेट वगैरह शरीर के अंदरूनी हिस्सा होता है उसको देखते हैं। एक दूरबीन लगी होती है इसके एक बड़ी सी तार के आगे एक दूरबीन लगी होती है और उसके माध्यम से मॉनिटर में हम लोग पेट के अंदर क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। एंडोस्कोपी कहते हैं इसको। हीमोग्लोबिन के अभाव से हमें अनीमिया होता है। कई बार पूछा गया है, हीमोग्लोबिन अनीमिया होता है। एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। बाकी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है और फेरस ऑक्साइड के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। तो ये लोहा उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। बाकी भूदान आंदोलन जो है वो मुख्यतः विनोबा भावे ने शुरू किया था। विनोबा भावे गांधी जी के एक समझिए कि एक फॉलोअर थे और मैं आपके पीढ़ी में भी एक सवाल पूछा एक तो भूदान के बारे में पूछा था कि भूदान आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने शुरू किया था। और एक आपका आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो भी उसमें भी आपका विनोबा भावे ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ है। भूदान का मतलब देखिए क्या है, जब देश आज़ाद हुआ तो जो आप देखें जमींदारी सिस्टम चल रही थी इंडिया में। इसका मतलब था कि एक जमींदार होता था, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और उसके बाद कुछ किसान खेती करते थे, ठीक है। और तो अब यहाँ देखा गया कि बहुत कम से लोग हैं उनके पास ज़मीन है और मैक्सिमम लोग जो है गरीब हैं। तो ऐसा ना हो ज़मीन सबके पास दी जाए। तो ये भूदान आंदोलन किया गया कि लोग स्वेच्छा से अपने ज़मीनें देते थे लोगों को और बाकी लोग फिर इस पर अपने आप में बांट के खेती करते थे। तो एक तरह से ये हेल्प करना हुआ दूसरे आदमी के। नहीं तो अभी तक क्या था कि कुछ ही लोगों के पास ज़मीन रहती है और बाकी लोग गरीबी में सिर्फ ज़िंदगी काट डालते। तो भूदान आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और इसने हमारा जो कानून बना, लैंड सीलिंग वाला कानून बना, इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। लेकिन एक आदमी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भारत के मतदाता की सूची कौन तैयार करता है, तो देखिए भारत की जो मतदाता सूची होती है वो चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन सवाल यहाँ पूरा नहीं है। यहाँ पर देखिए दो तरह के चुनाव आयोग होते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आयोग, ठीक है, स्टेट एक सेंटर चुनाव आयोग जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन, और एक होता है स्टेट का जिसे कहते हैं हम राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आपको यह फ़र्क देखना है कि जो सेंटर वाला होता है वो कौन कौन से चुनाव कराते हैं और किस किस की आपका मतदाता सूची तैयार करते हैं, और जो स्टेट वाला होता है वो कौन कौन से चुनाव की मतदाता सूची तैयार करता है और कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट, कौन से आपके इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है। जैसे मान लो कि म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है या पंचायत का इलेक्शन, तो वो किसके अंडर में आएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन कमीशन के, तो ये पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं हैं। अच्छा, पहले 14 थी, इसके बाद बढ़ के 22 हो गई हैं। लेकिन जो 14 से 22 जो बढ़ी हैं ये एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथिली है, बोडो है, ठीक है। ये सब भाषाओं को आप ढंग से पढ़िएगा कि कौन सी भाषा किस साल हिंदुस्तान में मतलब इंक्लूड की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कौन सी भाषा किस साल आई और कैसे हुआ ये आपको जानना जरूरी है। एग्ज़ाम किसी भी आप किताब में पढ़ेंगे वो आप इसमें आराम से देख लेंगे कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषा बोली गई हैं उसमें जो पहले 14 थी, बाद में 22 हो गई। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं कहाँ कहाँ पे किस किस मूवमेंट से बढ़ाई गई हैं। EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। देखिए ब्रिटेन के जो लीडरशिप में एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और ये GAVI गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसीज, वैक्सीन निर्माताओं और अन्य निजी क्षेत्र के भागीदार के तहत स्पष्ट किया जाता है। इसकी भागीदारों के अरे देखिए इसमें कुछ कहने का मतलब नहीं है। सिंपल ये समझिए कि इंडिया जो है ग्लोबल वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट करेगा जिसको कि इंग्लैंड ऑर्गेनाइज कर रहा है। बाकी WTO में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि व्यापार होता है उसको देखती है, आजकल बड़ी डिमांड में भी चल रही है। तो WTO के राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में आपको ब्रजेंद्र नवनीत का नाम आता है, ब्रजेंद्र नवनीत का नाम, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच कब अद्वितीय ट्रेवन समिट की मेजबान करेगा, ट्रेवन, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्रेविन समिट को मेजबान करेगा। द ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय ट्रेविन समिट स्विट्जरलैंड के दवास में आयोजित की जाएगी। इसमें 51वें WEF शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के 400 शहरों में वर्चुअल लिंकअप के साथ के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। टुलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? तो देखिए, जो टुलिप का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए यूज़ किया गया है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टुलिप नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम के तहत नए इंजीनियरों स्नातकों को भारत में 4,500 शहरी स्थायी निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने का अवसर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्र में वित्त पोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और इंजीनियरिंग भी शामिल हैं इसके अंदर। कहने का मतलब है कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपको इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए कि उसमें अंदर स्किल डेवलपमेंट थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। किस संस्था ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो किया है वो RBI ने किया है। इसने हुक्म दिया है कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाए। लगभग कितना है, काफ़ी ज़्यादा है, इसका रेट नहीं दिया लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बना है देश का? देखिए, इंटरनेट फ्री में देने का जो कारनामा किया है वो केरल राज्य ने किया है। वो सबको उसने गरीबी से नीचे जो रह रहे हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए, थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए एक फ्री में इंटरनेट जो कनेक्शन प्रोवाइड किया है इसके अंदर। AFC महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी जो मेज़बानी है वो इंडिया करेगा। हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य के उप राज्यपाल ने सैलरी लेकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया? दोस्तों, मेरा वेतन जो है एक ऐप है जिसमें कि ट्रैक कर सकेंगे कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो ये जो काम किया है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है कि सैलरी पाने के बाद लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो इसकी सब ट्रैकिंग जो है वो एक मेरा वेतन नाम के एक ऐप से करेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? देखिए, स्पंदन जो है वो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों को स्पंदन के अभियान शुरू किया है। स्पंदन, ठीक है। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत कौन सी पहल शुरू की है? देखिए, भारत सरकार ने जो वंदे मिशन स्टार्ट किया है, भारतीय मिशन वंदे स्टार्ट किया है, उसके तहत देखिए क्या स्वदेश नाम का एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें अंदर जो स्वदेश में रह रहे हैं वो जो इंडिया में आते हैं तो उनका एक डेटाबेस बना सके, उनके बारे में जान सके वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम स्वदेश रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।